हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी राइटर है एनिस जंग। एनिस जंग इस स्टोरी में हमें एक ऐसे दो बच्चों की कहानियां बताने वाली हैं जिनके जरिए वो हमें दिखाएंगे कि कैसे गरीबी, पॉवर्टी लोगों के सपनों को मार देती है। और खास करके जो गरीब बच्चे होते हैं वो तो अपने सपनों को कभी पा ही नहीं पाते। वे हमें इस स्टोरी में एक ऐसे समाज से, यानी कि हमारे सोसाइटी के एक ऐसे फेस से हमारा सामना कराएंगी जो कि हम कभी देखना ही नहीं चाहते। हम अपनी हाई फाई सोसाइटी के सामने कभी भी गरीबी की तरफ देखते नहीं है, और अगर हम देखते भी हैं इन गरीबों की तरफ तो अपनी नजरें मोड़ कर चल देते हैं। लेकिन इस स्टोरी में एनिस जंग हमें उसी से सामना कराएंगी। तो चलिए अभी स्टोरी पर आते हैं। तो जो हमारा स्टोरी शुरू होता है वो कुछ ऐसे है कि इस स्टोरी में जो एनिस जंग होती है वो दो बच्चों की कहानी बताती है जिनका नाम होता है साहिब और मुकेश। इन दोनों के बहुत ही बड़े सपने होते हैं। तो पहली कहानी ऐसे शुरू होती है जो कि साहिब के बारे में होती है। वो कुछ इस तरह शुरू होगी कि जो हमारी राइटर होती हैं वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब जाती हैं तो वो एक लड़के को रैक पिकिंग करते हुए देखती हैं अपने दोस्तों के साथ। तो जो वो लड़का होता है उसका नाम होता है साहिब। साहिब का मतलब पूरा नाम होता है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है द गॉड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन साहिब को इसका मतलब नहीं पता था और ना ही वो जानने में इंटरेस्टेड था और ना ही उसको इस बात से कोई भी मतलब था। जो साहिब होता है वो ढाका से भारत आया रहता है। ढाका यानी कि ढाका बांग्लादेश में, वहां से वो भारत आया रहता है और वो अब अपने घर के बारे में सब कुछ भूल चुका है। अब उसको अपना घर की कभी याद भी नहीं आती है। तो साहिब जो होता है वो रोज सुबह, हमारी जो नरेटर है जो मॉर्निंग वॉक करने जाया करती थी, वहां पे वो रोज सुबह और रैक पिकिंग करने आया करता। और साहिब अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं और ये बहुत ही गरीब होते हैं। इनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं हुआ करते, ना ही ये स्कूल जाया करते क्योंकि स्लम एरिया में रहते थे और उस एरिया में एक भी स्कूल भी नहीं था। ये रोज सुबह सुबह आया करते और दोपहर होने तक वहां से चले जाया करते थे। ये लोग बांग्लादेश से भारत 1971 में आए थे और दिल्ली के बाहर के इलाके में सीमापुरी में ये अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो सीमापुरी जो इलाका है वो दिल्ली के बाहर का इलाका है, जो कि एक स्लम एरिया है और जहाँ पे सैनिटेशन नाम के तो कोई नामो निशान नहीं है। लीगल इलीगल ऐसा कुछ वहां पे नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ कचड़ा फैला रहता है, धूल भरी गलियां हैं, मिट्टी के घर हैं जिसपे टीन की छत है, लोग प्लास्टिकों को तान तान के रहते हैं। मतलब तो जो ये रैक पिकिंग होता है ये बच्चों के लिए तो एक वंडर के समान होता है, यानी कि चमत्कार के समान होता है, क्योंकि इनको रैक पिकिंग करते हुए कभी कभी इनको सोने का, मतलब कि गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन मिल जाया करता। लेकिन बड़ों के लिए एक सर्वाइवल का जरिया था, यानी कि जीने का सिर्फ एक जरिया था। ये धीरे धीरे ऐसी अपनी जिंदगी को काटते हैं और इनकी गरीबी ऐसी होती है या फिर इनकी दशा ऐसी होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स के जॉब को ही ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि ये भी रैक पिकिंग में करने लगते हैं। ऐसे ही चलते चलते ये पिछले 20 सालों से यहाँ 10,000 लोग ऐसी अपनी जिंदगी काट रहे हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी आगे चल के रैक पिकिंग का ही काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन नरेटर साहिब से एक क्लब के बाहर मिलते हैं। वो क्लब स्पोर्ट्स क्लब होता है जिसमें जो अमीर बच्चे हैं, यानी कि जो रिच या मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वहां पे खेलने आते हैं। और वो उस दिन वहां पे देख रहा था कि दो बच्चे टेनिस खेल रहे हैं और वे स्पोर्ट्स शूज पहने होते हैं। साहिब भी स्पोर्ट्स शूज पहना होता है, लेकिन दोनों में फर्क इतना होता है कि वो जो बच्चे स्पोर्ट्स शूज पहने होते हैं वो नई होती है और जो साहिब पहना होता है वो किसी रीच बच्चे की होती है जो कि उसमें होल होने की वजह से उसको फेंक दिया था। लेकिन साहिब के लिए वही स्पोर्ट्स शूज, यानी कि वो फटा हुआ स्पोर्ट्स शूज उसके किसी सपने के बराबर था, क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसके पास चप्पल अफोर्ड करने तक के पैसे नहीं थे और उसके पास एक स्पोर्ट्स शूज था। तो वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था। बाद में साहिब एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है जहाँ पे उसको 800 रुपए महीने मिलते हैं और दोनों वक्त के खाना खाने को मिलता है। लेकिन साहिब इस जॉब से उतना खुश नहीं था। मतलब वो खुश तो था कि उसको महीने के पैसे मिलते हैं, उसको खाने को मिल जाता है, लेकिन वो उतना खुश नहीं था क्योंकि उसकी फ्रीडम छीन चुकी होती है। क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो खुद का मालिक था। वो जब चाहता तब रैक पिकिंग करता, जब चाहता नहीं करता। वो चाहता तो घर पे बैठता, वो चाहता तो काम करता, वो चाहता तो पूरे दिन सो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि अब वहां पे उसको पे किया जा रहा था तो उसको उन लोगों के मुताबिक काम करना था। तो जो वो टी कैनेस्टर था, यानी कि जो टी देने के लिए एक बर्तन दिया जाता है जिसमें टी रहेगा, तो वो जो बांटने के लिए था उसको वो एक बोझ की समान लगता था। उसको इतना भारी लगता था कि उसको वो अपने रैक पिकिंग की जो उनके बोरे होते थे, जो बैग्स होते थे, उससे भी भारी उसको महसूस होता था। लेकिन पैसे मिलने की वजह से वो टी स्टॉल पे काम करता और ऐसे ही ये स्टोरी खत्म हो गई।
तो सेकेंड स्टोरी होती है इस चैप्टर में मुकेश के बारे में। मुकेश जो कि फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद हमारे इंडिया का एक शहर है जो कि बैंगल्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो उनका ट्रेडिशनल वर्क यही है कि वो अपना बैंगल बनाने में योगदान देते हैं। तो ये लोग मोस्टली यही काम करते हैं कि बैंगल्स ही बनाते हैं। यहाँ टाइम के साथ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, और जो यहाँ के लोग हैं उनका जो अपना सपना होता है कुछ कर जाने का, कुछ नया करने का, ऐसा कुछ अब इरादा नहीं है। उन जो यूथ के सपने हैं ना वो एक तरह से मर चुके हैं। और फिरोजाबाद में ऐसे ही कम से कम 20,000 चाइल्ड लेबर वर्क करते हैं, जो कि एक हमारे कानून के हिसाब से गलत है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बच्चों को काम कराया जाता है क्योंकि यहाँ पे कानून का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कानून का यहाँ चलता है। यहाँ चलता है तो बिचौलियों का या फिर किसी पॉलिटिशियंस का चलता है। तो ये जो 20,000 चाइल्ड लेबर है ये हाईली टेम्परेचर ग्लास फर्नेस में काम करते हैं, मतलब ऐसे फर्नेस में काम करते हैं जहाँ पे चूड़ियां बनाई जाती है और वहां पे टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है। और ऐसे ये जब बड़े होते हैं तो ये अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में काम करना किसी भी नॉर्मल इंसान को बीमारी दे सकता है। और जो मुकेश होता है वो भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है। मुकेश भी फिरोजाबाद का होता है। एक बार मुकेश की दादी के सामने उसके दादाजी की आंखें चली जाती है। होता कुछ ऐसा है कि उसके दादाजी ग्लास बना रहे थे, मतलब कि चूड़ियां बना रहे थे, और जो चूड़ियां उसका एक कांच का टुकड़ा टूट करके उनकी आंखों में चला जाता है और उनकी दादी के आंखों के सामने ही उनके दादाजी अंधे हो जाते हैं। पर फिर भी उनकी फैमिली इस काम को कंटिन्यू करती है क्योंकि वो लोग मानते हैं कि ये भगवान की देन है और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें कुछ और नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ ग्लास मेकिंग ही करना चाहिए और यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। पर मुकेश कुछ अलग था। मुकेश ये काम नहीं करना चाहता था। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हाँ, मोटर मैकेनिक का जो मतलब यानी कि जो गैराज था वो बहुत ही दूर था, लेकिन मुकेश वहां चलकर जाने के लिए राजी था। वो चाहता था कि मैं यहाँ से चलकर चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये ग्लास का काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। लेकिन इनकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो ये नहीं कर पाता है। ये लोग बहुत ही गरीब होते हैं, ये भी टूटे फूटे घरों में रहा करते हैं। और ऐसा कह लो ना कि जंगल और मतलब जो जानवर और इंसान होते हैं ना वो साथ में रहते हैं। वो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके घर बहुत ही छोटे होते हैं और ये लोग जानवर भी पाला करते थे। तो छोटे घर और छोटे एरिया होने की वजह से इनको अपने साथ ही जानवरों को रखना पड़ता था। इसलिए ऐसा स्टोरी में कहा गया था कि कहा गया है कि जानवर और इंसान एक साथ रहते थे। इनके घर टूटे फूटे हुआ करते थे और जो यहाँ के बिचौलिए लोग होते थे इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया करते थे। और ये इतने गरीब थे कि ये लोग जाकर के लोन लिया करते थे, और अगर वो लोन नहीं चुका पाते थे तो फिर वो लोग भी उन्हें परेशान करते थे। और उसके बाद पुलिस भी इन्हें ही परेशान किया करती थी, पॉलिटिशियंस भी इन्हें परेशान किया करती थी। इसलिए मुकेश अपना सपना नहीं पूरा कर पाता है। एक दिन जो हमारी नरेटर होते हैं यानी कि जो एनिस जंग होती हैं, वो जब मुकेश से मिलती हैं तो वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाओगे, यानी कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाओगे। तो मुकेश बहुत ही सिंपली वे में एक आंसर देता है कि नहीं, मैं एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहता, मैं हवाई जहाज नहीं उड़ाना चाहता, मैं तो सिर्फ वो मोटर कार चलाना चाहता हूँ जो फिरोजाबाद की सड़कों पे चला करती हैं। तो राइटर इसलिए इससे ऐसा पूछती हैं क्योंकि फिरोजाबाद से बहुत ही बार वहां से एरोप्लेन उड़ा करते थे। तो ऐसे ही ये स्टोरी खत्म होती है। तो इस स्टोरी का नाम वो लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए रखती हैं क्योंकि वो जो चाइल्डहुड है उसको स्प्रिंग से कंपेयर करते हैं। स्प्रिंग एक बहुत ही प्यारा मौसम होता है जब सारे फूल खिले होते हैं, चिड़िया चहचहा रही होती हैं और जो तितलियां होती हैं वो उड़ रही होती हैं। तो मतलब बहुत ही प्यारा मौसम जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। वैसे ही जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत ही हमारे लाइफ का एक बहुत ही प्यारा पार्ट है जिसे हम स्किप नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाते या हम नहीं कर सकते। लेकिन जो मुकेश या साहिब जैसे बच्चे हैं वो गरीबी में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वो अपने इस बचपन को यानी कि इस सुनहरे समय को, इस गोल्डन टाइम को वो जी ही नहीं पाते हैं। उनकी जिंदगी ऐसी कचड़ों के या फिर किसी ग्लास फर्नेस में खत्म हो जाती है। और ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ 2 ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए इस स्टोरी का मैम नाम रखती हैं, मतलब यानी कि एनिस जंग नाम रखती हैं द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि खोया हुआ बचपन। इसका स्टोरी का रियल मेन एम यही होता है कि वो दिखाएं कि कैसे गरीबी ने बच्चों का बचपन छीन लिया और साथ ही साथ उनके सपनों को मार दिया। थैंक यू।